हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर कर रहे होंगे। अब आपके सीटेट एग्ज़ाम के 5 से 6 दिन केवल बचे हुए हैं। एक मेरा यहाँ पर सजेशन ये रहेगा कि आप कुछ भी अब नया मत पढ़िए। जितना भी अभी तक आपने यहाँ पर पढ़ा है, जितनी भी तैयारी की है, उसी को आपको रिवीजन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट और महामैराथन मतलब कि मैराथन क्लासेस आपको देखनी है, जिससे कि जो भी आप तक अभी तक आपने यहाँ पर पढ़ा हुआ है वो आपका एक तो रिवाइज हो जाएगा, दूसरा कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में करेक्ट कर पाएंगे। और मैंने यहाँ पर आज इसी सीरीज़ में हिंदी पेडागोजी की मैराथन क्लास ली है और ये एकमात्र वीडियो यहाँ पर हिंदी की है जिसमें कि मैं पूरी यहाँ पर हिंदी में कवर कराने वाला हूँ, जिसमें कि आपकी यहाँ पर हिंदी पेडागोजी, अलंकार, संधि, संज्ञा और यहाँ पर सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय, जितने भी चैप्टर हैं उन सभी को यहाँ पर मैंने कवर किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाषा स्वयं में कैसी होती है। तो भाषा जो स्वयं में होती है संप्रेषण का एकमात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है या फिर एक विषय मात्र है। तो यहाँ पर भाषा स्वयं में कैसी होती है, तो संप्रेषण का एकमात्र साधन होती है, इसलिए आपको याद रखना है, ए ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा कि भाषा का प्रयोग कैसा होना चाहिए। केवल पाठ्य पुस्तक में यहाँ पर भाषा का प्रयोग होता है या फिर केवल मुद्रित सामग्री में होता है या फिर जीवन के विभिन्न संदर्भ में होता है या फिर केवल परीक्षा में यहाँ पर होता है। तो क्या हो जाएगा, जो भाषा का प्रयोग होता है वो जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, क्योंकि अलग अलग जो यहाँ पर लाइफ के स्टेजेस होती हैं उनमें भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए, तो अब 3 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि तो बच्चे जो होते हैं वो अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, यहाँ पर किसी और की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वयं से भाषा अर्जित कर सकते हैं। तो इसका यह निहितार्थ है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए या फिर बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही यहाँ पर जो परिवेश है वो उपलब्ध कराया जाए या फिर बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए या फिर बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। तो यहाँ पर अगर वो भाषा जो है और परिवेश में रह करके स्वयं भाषा अर्जित करते हैं तो बच्चों को केवल और केवल यहाँ पर लक्ष्य भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य यह है। तो यहाँ पर क्या है उद्देश्य, कि अपनी बात कह सकना, दूसरों की बात समझना सीखना। सी ऑप्शन है कि अपनी बात की पुष्टि करके तर्क देना या फिर विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य होता है वो दूसरे की बात समझना और सीखना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाषा जो है वो सीखने सिखाने का यही उद्देश्य होता है कि हम दूसरे की जो भाषा है मतलब कि दूसरे की जो बात है वो समझ सकें और अपनी बात को यहाँ पर कह सकें। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। तो अगर आप एक भाषा शिक्षक हैं तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण होगा, भाषा की पाठ्यपुस्तक महत्वपूर्ण होगी, भाषा का आकलन करना महत्वपूर्ण होगा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना या फिर भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बच्चों को भाषा प्रयोग के आपको अगर यहाँ पर अवसर उपलब्ध करा रहे, यही एक भाषा शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि अगर आप बच्चों को केवल और केवल अवसर उपलब्ध करा देंगे तो वहाँ पर बच्चे जो होते हैं स्वयं से भाषा सीख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर क्या करना है, आपको अवसर उपलब्ध करा देना है भाषा प्रयोग के, तो सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है। अगर एक भाषा की कक्षा है, क्लास है, तो शिक्षक जो है बच्चों से क्या अपेक्षा करेगा कि बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब दें या फिर संस्कृत निष्ठ भाषा में ही वो जवाब दें। सी ऑप्शन है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें या फिर बच्चे सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दें। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, अगर आप एक भाषा शिक्षक हैं और आपकी एक भाषा की क्लास है तो वहाँ पर आप ये ज़रूर उनसे उम्मीद करेंगे कि बच्चे जो है वो सवालों के बंधे बधाए जवाब ना दें, वो अपने माइंड से सोच करके सारी चीज़ें यहाँ पर बताएं। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर आपको लॉक कर देना है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के व्याकरण के की समझ को यहाँ पर किस तरीके से आपको देखना चाहिए, कि संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए या फिर केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंकना चाहिए, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए या फिर निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर आप जो है भाषा के व्याकरण की समझ को आप आंकेंगे। तो 7 का यहाँ पर जो है वो डी ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। अगर आप किसी भी बच्चे को निबंधात्मक प्रश्न देते हैं, मतलब निबंध लिखने के लिए देते हैं, तो बच्चे वहाँ पर सोच करके सारी चीज़ें लिखेंगे, उनकी यहाँ पर थिंकिंग जो पावर होगी वो डेवलप होगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है। तो यहाँ पर किससे संभव है? लिखित परीक्षा से है, मौखिक परीक्षा से, पोर्टफोलियो से है या फिर उत्तर पुस्तिकाओं से यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा, जो बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति होती है वो पोर्टफोलियो से यहाँ पर संभव है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो जो पोर्टफोलियो यहाँ पर होता है, पोर्टफोलियो आकलन जो होता है वो 360 यहाँ पर डिग्री आकलन का होता है। यहाँ पर अगर आप बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं तो पोर्टफोलियो आकलन सबसे बेस्ट होगा, तो यही आपको करना चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ईमानदारी से, क्योंकि मैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी सीटेट से रिलेटेड करा रहा हूँ। आप यहाँ पर जो भी चीज़ें आप चाहते हैं, जैसे कि आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के यहाँ पर क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो सारी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं सारी चीज़ें। मैंने यहाँ पर जैसे कि मैथ है, ईवीएस है, हिंदी है, सीडीपी है, सभी के 2011 से लेकर के 2024 तक पूरे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कराए हैं, सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कराया है। तो अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट मेरे चैनल पर बनी हुई है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से मैंने बहुत सारी पीडीएफ उस पर अपलोड कर दी हैं और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें कैसी होनी चाहिए। तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती है एक साधन होती हैं, साध्य होती हैं, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन होती है या फिर अभ्यास परक वो होना चाहिए भाषा की पाठ्य पुस्तकें। तो यहाँ पर क्या होती है, भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती है एक साधन होती हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या होना चाहिए। अगर आप बच्चों के भाषा का आकलन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जो तरीका अपनाएंगे, कौन सा यहाँ पर तरीका सबसे बेस्ट होगा। तो ए ऑप्शन है श्रुतलेख, बी ऑप्शन है लिखित परीक्षा, सी ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर देना, या फिर प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया यहाँ पर व्यक्त करना। तो यही सबसे अच्छा तरीका होगा। अगर आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसी पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो भी आपने पढ़ाया है उस पर अगर बच्चे प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सक्रिय रूप से आपकी क्लास में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही यहाँ पर सबसे बेस्ट है, तो लॉक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जन में क्या महत्वपूर्ण होता है, पाठ्यपुस्तक महत्वपूर्ण होती है, भाषा का शिक्षक यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है, या फिर भाषा का व्याकरण जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर आप भाषा अर्जन यहाँ पर करा रहे हैं बच्चों को, तो भाषा के अगर आप विभिन्न रूपों का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका होगा, क्योंकि आपकी क्लास कैसी है, तो समावेशी क्लास है आपकी। कैसी क्लास है, समावेशी कक्षा है, और समावेशी कक्षा में क्या होगा, वैयक्तिक विभिन्नता जो है वो तो पाई ही जाएगी। और जब वैयक्तिक विभिन्नता यहाँ पर है तो आपको क्या करना है, अलग अलग भाषा के अलग अलग रूपों का यहाँ पर प्रयोग करना है, इसीलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर कक्षाई जो है जटिलताएं होती हैं उनको बढ़ाता है, या फिर अगर आप अपनी क्लास में एक से अधिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो शिक्षकों के लिए वो गहन समस्या बन जाएगा, या फिर संज्ञानात्मक विकास में सहायक होगा, या फिर किसी भी एक भाषा में निपुणता में वो बाधक हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अगर आप अपनी क्लास में
एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर बच्चों में जो है संज्ञानात्मक विकास में वो सहायक होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि हमारा जो देश भारत है वो यहाँ पर विभिन्नता का ही देश है, उसमें डाइवर्सिटी तो पाई ही जाती है, हम उसका सम्मान करते हैं। इसीलिए क्या है, अगर आप अपनी क्लास में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप बच्चों में संज्ञानात्मक विकास में वहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। चलिए, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि इस तरीके से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से और समझ करके एग्ज़ाम में करना है, ताकि वहाँ पर कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जिससे कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो। तो आप सारी चीज़ें समझते चलिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप अभी कमेंट कर लीजिए, क्योंकि मैं 100% यहाँ पर सभी बच्चों के कमेंट का आंसर करता हूँ। तो अगर कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दृष्टिबाधित जो बच्चे होते हैं उनको भाषा सिखाते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। ए ऑप्शन है कि उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, या फिर आप जो है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, या फिर कम पाठों वाली पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए, या फिर अधिक से अधिक मौखिक भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया जाना चाहिए। तो अगर दृष्टिबाधित बच्चे हैं इसका मतलब है कि उनको दिखाई नहीं पड़ता। क्या नहीं पड़ता है? दिखाई उनको नहीं पड़ता, वो अच्छे से देख नहीं सकते हैं। तो आप वहाँ पर मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। अगर आप एक प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षक हैं तो आप जो है पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान देंगे। नंबर 1 है यहाँ पर विदेशी साहित्य की रचनाएं। बी ऑप्शन है कि ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिसमें भाषा की अलग अलग छटाएं होनी चाहिए, जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हों, या फिर केवल कहानी अथवा कविताएं उसमें शामिल होंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर अगर आप इस तरीके से पाठ्य पुस्तकों की यहाँ पर रचना कर रहे हैं तो आप ऐसी रचनाओं को जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी होंगी, क्योंकि बच्चे जो है डायरेक्ट अपने घर से विद्यालय आते हैं तो वो क्या है यहाँ पर एनवायरनमेंट से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, तो उनके परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए, जिसमें भाषा की अलग अलग यहाँ पर विधाएं हों, क्योंकि सभी बच्चे जो होते हैं अलग अलग पृष्ठभूमि से, अलग अलग समाज से यहाँ पर आते हैं स्कूल। तो क्या होनी चाहिए, उनकी जो भाषा से यहाँ पर परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए और उनकी भाषा को भी यहाँ पर मान्यता दी जाए। इसीलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो भाषा के व्याकरण नियम यहाँ पर सिखाना महत्वपूर्ण होगा, या फिर पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर, या फिर भाषा की पाठ्यपुस्तक, या फिर समृद्ध भाषिक वातावरण हो जाएगा। तो अगर आप बच्चों को भाषा सिखा रहे तो केवल और केवल अगर आप वहाँ पर भाषिक वातावरण, जो समृद्ध भाषिक मतलब कि भाषा का वातावरण अगर आप वहाँ पर उपलब्ध करा देंगे तो बच्चे जो है आसानी से भाषा सीख जाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो होते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें खुद ब खुद वो सीख सकते हैं। केवल और केवल आपको वहाँ पर फैसिलिटेटर का यहाँ पर काम करना है कि उनमें जो भी थोड़ा बहुत उनको प्रॉब्लम हो रही है वो आप उनको सॉल्व कर दीजिए, और सारी चीज़ें तो वो खुद ही सीख जाएंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे। अगर आप हिंदी भाषा का मूल्यांकन कर रहे हैं तो आप किसे यहाँ पर महत्व देंगे, कि सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, या फिर व्याकरण के नियम पर आप सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो सीखने की क्षमता का आकलन पर आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे कि बच्चे यहाँ पर कितना वो सीख पा रहे हैं, और यहाँ पर अगर वो नहीं सीख पा रहे तो क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, क्या कमी रह जा रही हमारे पढ़ाने में, तो ये सभी का आप आकलन करेंगे। इसलिए ये ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु क्या होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु बताना है कि अभ्यासों में विविधता, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में विविध, या फिर भाषा की विभिन्न छटाएं यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो पाठों की संख्या जो है वो यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभ्यासों में विविधता होनी चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर विषय वस्तु में भी विविधता होगी तो ये भी करेक्ट है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। भाषा की विभिन्न छटाएं अलग अलग भाषाएं हों तो बिल्कुल सही है। तो इसीलिए कौन सा यहाँ पर निगेटिव ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका निगेटिव, क्योंकि पाठों की संख्या से आपका कोई भी मतलब नहीं होगा। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं
तो बहुभाषिकता क्या है यहाँ पर? भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, या फिर भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा है बहुभाषिकता। मल्टी लैंग्वेजिज्म जो है ये कैसी, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या है कि जो बहुभाषिकता है वो भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा क्या है। तो विद्यालय में क्या भाषा केवल सीखी जाती है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या फिर सदैव व्याकरण के नियमों का ही वो अनुगमन यहाँ पर भाषा करती है, या फिर नियमों की जानकारी से ही यहाँ पर निकलती है? तो यहाँ पर 19 जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, जो भाषा है वो एक नियमबद्ध व्यवस्था है, इसलिए क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भाषा जो है वो नियमों से बंधी हुई है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर नियमबद्ध व्यवस्था आपको करेक्ट कर देना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं? अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिकता से के साथ वो कुशलता के साथ विद्यालय आते हैं, या फिर कोरी स्लेट होते हैं, या फिर भाषा का समुचित उपयोग करने में असमर्थ होते हैं, या फिर डी ऑप्शन है कि भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं वो। तो यहाँ पर जो बच्चे जब विद्यालय आते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? अपनी भाषा के नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो अपनी वो मातृभाषा से लैस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये जो 20 क्वेश्चंस थे ये यहाँ पर आपके पेडागोजी के थे। अब यहाँ पर हम व्याकरण के क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं, जो कि आपके यहाँ पर सीटेट में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर, जैसे कि आपको गद्यांश या पद्यांश दे दिया जाता है, उसी से यहाँ पर व्याकरण के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर व्याकरण के क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है व्याकरण का, या फिर 21 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती? 2 प्रकार की होती, 4 प्रकार की होती, 6 प्रकार की होती, या फिर 8 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं? तो आपको तो पता है ना कि हिंदी जो व्याकरण है या फिर हिंदी वर्णमाला है उसमें ध्वनियाँ जो है वो 2 प्रकार की होती। कौन कौन सी होती? तो स्वर और व्यंजन। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए ए ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से यहाँ पर हैं? तो यहाँ पर क्या है? सा और हा, ता था दाधा, टा ठा डाढ़ा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऊष्म जो व्यंजन होते हैं तीनों, सा और हा को यहाँ पर क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो तीनों सा होते हैं और हा होता है। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पर क्वेश्चन में कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो अगर अंतस्थ व्यंजन पूछेगा तो यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है? या, रा, ला और वा, यारा लावा जो होते हैं ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगर संयुक्त व्यंजन पूछ ले तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो यहाँ पर छत्री वाला छ, त्र और ज्ञा और श्रीमान वाला श्रा जो होता है वो क्या होता है? यहाँ पर ये जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग कमेंट करिए जल्दी से, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। और स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या यहाँ पर 11 होती है, मतलब 11 होती है। तो सभी मैंने यहाँ पर हिंदी वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन आपके सीटेट में बन सकते हैं वो सभी मैंने इसमें डिस्कस कर दिए। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है। तो आप अब यहाँ सबसे पहले समझ लीजिए कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। तो यहाँ पर जो उपसर्ग होते हैं वे शब्द से पहले, मतलब शब्दांश से क्या लग जाते हैं? शब्दांश से पहले जुड़ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो उपसर्ग होते हैं वो पहले जुड़ जाते हैं, मतलब कि पहले जुड़ते हैं। प्रत्यय जो होता है वो शब्दांश से बाद में जुड़ता है, बाद में जुड़ता है यहाँ पर। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि जो अगर उपसर्ग पूछेगा तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वो शब्दांश से पहले जुड़ेगा, और प्रत्यय पूछा जाए तो उसका मतलब है कि वो बाद में जुड़ेगा। अब देखो अध्यक्ष में उपसर्ग की बात की है तो इसका मतलब है कि वो पहले जुड़ेगा। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? अध है, अध है, अत है, या फिर आद है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर उपसर्ग की बात करें तो अध उपसर्ग है। जब अध में यहाँ पर क्या लगेगा? अध उपसर्ग में यहाँ पर अच्छ जो होता है ये मूल शब्द है, तो ये क्या बन जाता है? बराबर अध्यक्ष बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। अब अभी मैंने बताया कि प्रत्यय जो है वो शब्दांश से बाद में जुड़ जाता है। तो यहाँ पर मूल शब्द आपको यहाँ पर सबसे पहले देखना है। तो मूल शब्द यहाँ पर है सावधान।
सावधान में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय जुड़ गया, ई प्रत्यय, मतलब बड़ी ई प्रत्यय जुड़ा, तो यहाँ पर क्या बन गया, सावधानी बन गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जिंदगी में कौन सा यहाँ पर प्रत्यय है। अब यहाँ पर क्या है, आपको प्रत्यय, तो यहाँ पर शब्दांश से बाद में जुड़ेगा, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, गी होगा, बड़ी ई होगा, दगी हो जाएगा, या फिर गई हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो जिन, जिन यहाँ पर क्या है, मूल शब्द है, और दगी यहाँ पर क्या लग गया, प्रत्यय लग गया, तो जिंदगी हो गया, इसलिए सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं लगा है। आपको बताना है कि आत्म जो उपसर्ग है वो किस में नहीं लगा। अब अभी मैंने बताया कि उपसर्ग जो है वो पहले यहाँ पर लगते हैं, शब्दांश से पहले लगते हैं। तो यहाँ पर भी आत्म आपको दिख रहा है, यहाँ पर भी आत्म दिख रहा है, यहाँ पर भी आत्म, तो ए बी और सी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब देखो आत्मा यहाँ पर लगा है, ये प्रत्यय है, क्योंकि बाद में लगेगा तो प्रत्यय हो जाएगा, तो डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शताब्दी किस समास का उदाहरण है। आपको बताना है कि जो शताब्दी है वो कौन सा यहाँ पर समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर अव्ययी भाव समास है। तो यहाँ पर क्या है, शताब्दी मतलब 100 सालों का समूह, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 वर्षों का समूह या फिर 100 सालों का समूह, ये हो जाएगा। तो 100 वर्षों का समूह, यहाँ पर 100 क्या है, यहाँ पर गिनती आ गया, नंबर आ गया। और जब भी आपको गिनती सबसे पहले यहाँ पर दिखे तो कौन सा यहाँ पर समास हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो अव्ययी भाव समास में क्या होता है, तो कि यहाँ पर पहला पद जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, उपसर्ग होता है, और पूरा जो पद बनता है वो अव्यय बना देता है। जैसे कि अगर लगा हुआ है प्रतिदिन, प्रतिदिन में अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। जैसे तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, जैसे रसोई घर हो सकता है, रसोई घर, रसोई घर, रसोई का घर, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कारक चिन्हों का लोप होता है तो तत्पुरुष समास हो जाता है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, कभी भी भगवान के नाम जैसे कि नीलकंठ है, नीलकंठ है, तो इस तरीके से दशानन है, दशानन, तो ये सब क्या है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण। लेकिन द्विगु समास तभी होगा जब आपका जैसे कि चौराहा लिखा हो, क्या लिखा हो, चौराहा लिखा हो। तो चौराहा में क्या है, यहाँ पर पहला जो पद होगा उसमें संख्यावाची शब्द अगर आ जाएगा तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। उम्मीद है अब आपको यहाँ पर समास से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट करिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब आपको बताना है कि संज्ञा का कौन सा उदाहरण नहीं है। आत्मनिर्भरता, स्वावलंब, अनुशासन, या फिर अनुशासित, यहाँ पर जो है ये संज्ञा शब्द नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर नहीं, तो अनुशासित यहाँ पर संज्ञा शब्द नहीं है, क्योंकि ये कैसा शब्द है, तो ये विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बताता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये विशेषण शब्द हो जाएगा। अनुशासित क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। वे शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और संज्ञा की अगर परिभाषा की बात करें तो संज्ञा किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के भेद की बात करें तो कितने भेद होते हैं, वैसे मूलतः देखा जाए तो 3 भेद होते हैं, लेकिन उन्हीं के 3 में से 2 और यहाँ पर हो जाते हैं, सब पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर अगर टोटल बात करें तो यहाँ पर 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, पहला कौन होता है, तो व्यक्तिवाचक। दूसरा भाववाचक हो जाता है, भाववाचक। तीसरा यहाँ पर कौन सा होता है, तो जातिवाचक हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा। फिर समूहवाचक होता है, समूहवाचक संज्ञा। और 5वां क्या हो जाता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये क्या हो जाते हैं, ये 5 यहाँ पर जो है संज्ञा के भेद होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपयोगी शब्द का यहाँ पर विलोम है, तो आपको बताना है कि जो उपयोगी शब्द है इसका विलोम क्या हो जाएगा, अउपयोगी हो जाएगा, अनुपयोगी हो जाएगा, अनुपयोगी हो जाएगा, या फिर उपयोगी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बताइए जल्दी से, यहाँ पर उपयोगी शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर कमेंट करिए एक बार आप सभी लोग। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुपयोगी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन। उपयोगी मतलब कि यहाँ पर यूजेबल जो होती है कोई भी चीज़ उसको उपयोगी वस्तु कहते हैं। तो यहाँ पर उपयोगी का क्या हो जाएगा, अनुपयोगी। इसका मतलब है नॉन यूजेबल, मतलब कि
जिसका हम यूज़ ना कर पाएँ। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आपको बताना है कि बादल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। जलज नहीं है, जलद नहीं है, घन नहीं, या फिर पयोधर नहीं है। तो यहाँ पर देखो जलद तो बादल का पर्यायवाची, घन भी है, पयोधर भी है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जलज जो है वो कमल का यहाँ पर पर्यायवाची है, ना कि यहाँ पर बादल का है, तो इसलिए ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का विलोम शब्द है। तो स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अपोजिट यहाँ पर क्या हो जाएगा, परतंत्र होगा, गुलाम होगा, परतंत्रता होगा, या फिर पराधीनता यहाँ पर हो जाएगा। तो परतंत्रता यहाँ पर होगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। स्वतंत्रता का कभी भी आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, परतंत्रता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य शब्द का तद्भव रूप यहाँ पर बताइए। आप देखो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्सम और दूसरा क्या होता है, तद्भव। तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में बोले जाते हैं, मतलब कि संस्कृत में भी वे ऐसे ही हैं और उसी वही शब्द क्या हो गए, हिंदी में यहाँ पर प्रयोग किए जाने लगे, तो उनको हम क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होते हैं, आते तो संस्कृत से ही हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर क्या होते हैं, विकृत होकर के या फिर चेंज होकर के वो हिंदी में यहाँ पर बोले जाते हैं। तो जब हिंदी में कुछ विकृत होकर के बोले जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है। तो कार्य जो है ये कैसा है, तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। अब इसका हमसे क्या पूछा गया है कि तद्भव पूछा गया, तो कार्य का क्या हो जाएगा यहाँ पर, तद्भव काम हो जाएगा, सेवा, कारज या फिर काज हो जाएगा। तो यहाँ पर काज होगा, कार्य का तद्भव जो होता है वो काज होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए अब 33 नंबर क्वेश्चन है कि तीन बेर खाती सो वे तीन बैर खाती है। पंक्ति में अलंकार है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, श्लेष अलंकार है, अन्योक्त अलंकार है, या फिर यमक अलंकार है। अब आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो है एक ही शब्द जो है दो बार यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। जब कोई एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार यहाँ पर प्रयोग होता है और उसके हर बार जो है अर्थ भी अलग होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, तो यमक अलंकार हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसे आपको एक उदाहरण याद होगा, कनक कनकते सौगुनी, तो एक कनक का अर्थ वहाँ पर क्या था, धतूरा था, और एक का अर्थ कनक का क्या था, तो वहाँ पर क्या था, एक का अर्थ, तो वहाँ पर एक का अर्थ सोना था। तो क्या हो जाएगा, देखो शब्द तो एक ही है, कनक यहाँ पर भी है, कनक यहाँ पर भी है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो धतूरा है और यहाँ पर कनक का अर्थ क्या है, सोना है। जब एक शब्द जो है दो या दो से अधिक बार पंक्ति में प्रयोग होता है और उसका जो अर्थ है वो भी अलग अलग होता है, तो आपको क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट करना है, यमक अलंकार वाला आपको ऑप्शन करेक्ट कर देना है। चलिए और देखो अनुप्रास अलंकार अगर आपसे पूछा जाए तो अनुप्रास अलंकार आपको याद रखना है कि जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे यहाँ पर चारु, चंद्र, की, चंचल। अब देखो चा वर्ण यहाँ पर क्या है, बहुत बार प्रयोग हो रहा है, दो या दो से अधिक बार प्रयोग हो रहा, तो अनुप्रास अलंकार यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाषा शिक्षण के उपागम हैं। तो भाषा शिक्षण के क्या उपागम है, पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो भाषा शिक्षण के उपागम होते हैं वो पाठ संसर्ग भी होता है, रचना शिक्षण भी होता है, इसलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो ए और बी दोनों वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या होता है। शब्दकोश का आप उपयोग करें तब छात्रों में शब्द भंडारण की वृद्धि हो जाएगी, या फिर छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, या फिर शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, या फिर उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपको यहाँ पर सभी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि छात्रों का शब्द भंडार इन सभी से जो है वो इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है, इसलिए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पर 35 क्वेश्चन मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके यहाँ पर सीटेट को देखते हुए, उसके सिलेबस को देखते हुए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।